Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर, जहां मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फिर से एनसीईआरटी के टॉपिक्स को। एंड एज ऑलवेज मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं एनसीईआरटी के लिनियरिटी को कंटिन्यू रखूंगा और चैप्टर नंबर 4 हमने स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी से कवर किया था। आज हम लोग देखने की शुरुआत करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 5। But before proceeding further, I'd like to introduce myself for those students who have just joined on the platform. I've been teaching online and offline platforms, history, art and culture जैसे subjects में contemporary टाइम्स के अंदर पढ़ाता हूँ और आई एम नोन फॉर माई क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आई टीच हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी के चैनल के ऊपर एनसीईआरटी। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं और ये जो सब्सक्रिप्शन है इट्स अ पेड कोर्स नो डाउट, बट मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे पेड कोर्स के अंदर जुड़िए। द रीजन आई एम टेलिंग यू कि वाई शुड ज्वाइन द पेड कोर्स इज बिकॉज कि यहाँ पे जो तैयारी होती है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होती है। यहाँ पे जो तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ वो तैयारी के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका इनफैक्ट है ना पूरा का पूरा एनालिसिस किया जा सकता है एंड हाउ पर्टिकुलरली द प्रिपरेशन शुड गो। आई टीच ऑन द अनअकैडमी प्लस। यहाँ पे मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज चलते हैं, जैसा कि अभी मेरा जस्ट एक कोर्स खत्म हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। करीबन 35 आवर्स से भी ज़्यादा आपको लेक्चर्स मिलेंगे। you'll get more than 35 hours and plus lectures on the comprehensive on the post independence India। पूरा का पूरा आज़ादी के बाद का इतिहास क्या हुआ, भारत ने कैसे विकास किया, उन सब के ऊपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ साथ अगर आप YouTube के ऊपर जुड़े हुए हो तो मेरा आज ही 30 तारीख को ही इनफैक्ट रात को 9 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर एक क्लास है, वो YouTube के ऊपर ही आपका रहने वाला है। एंड यू कैन ऑल्सो अटेंड दैट लेक्चर एज वेल। आप उसको कभी भी देख सकते हो लाइव में या रिकॉर्डिंग के अंदर जैसे। इसके सिवाय मेरा अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस चलते हैं। यू माइट बी अवेयर अबाउट द स्पेशल क्लास। ये फ्री क्लास होते हैं, दे आर फ्री क्लासेस। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। यहाँ पे मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कराने वाला हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज़ादी के बाद भारत किस तरह से इकोनॉमिक चैलेंजेस को आगे लेके चलता है, क्यों भारत ने समाजवाद को अपनाया है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई क्लास ऑन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री। 5 बजे है 30 तारीख को। ये लाइव में या रिकॉर्डेड में कभी भी देख लीजिए, पर प्लीज आई एम टेलिंग यू कि प्लीज वॉच दिस क्लास। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ये क्लास को देखें, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी होगी। अनअकैडमी प्लस के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए फायदा ये है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज सब कुछ मिलेगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आपकी तैयारी हो पाएगी। मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सब को आप अटेंड कर पाओगे। मोर देन 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स आपको अवेलेबल की जाएगी। you will be able to watch the and read the content। बेसिकली 3000 से ज़्यादा मेरी स्लाइड्स है हैंड आउट के रूप में, वो आप देख पाओगे। इसके सिवाय आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के सब्सक्रिप्शन एक ही सब्सक्रिप्शन में आप ले पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको हिस्ट्री के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना है, पॉलिटी के लिए अलग से लेना है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से लेना है। नो माय फ्रेंड, यू आर सपोज टू टेक ओनली वन सब्सक्रिप्शन। विथ वन सब्सक्रिप्शन यू विल बी एबल टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है उनके क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो, उनके कोर्सेज को अटेंड कर सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। और अगर आपने 31 के पहले सब्सक्रिप्शन लिया तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका कवर हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स माय फ्रेंड। अगर आप कल मतलब 31 अक्टूबर के पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वी विल बेसिकली इंक्लूड, अनअकैडमी विल इंक्लूड द ऑप्शनल फीस एज वेल। तो ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, जितनी बार लेक्चर्स देखना है सब कुछ देख सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं, उनके क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। आज ही डाउनलोड कीजिए लर्निंग ऐप को और सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कीजिए। अपना जो गोल है वो यूपीएससी सीएसई रखेगा। हमारे साथ जुड़िए एंड आई विल सजेस्ट कि आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे आपको 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी अलॉट की जाती है बाय द अनअकैडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है जहां पे आपको 1 मंथ से लेके 36th मंथ के ऑप्शन मिल जाते हैं। आई विल मिनिमम से कि आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। द रीजन आई एम टेलिंग यू 1, 2 और 3 ईयर्स इज बिकॉज कि आपकी तैयारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर तभी हो पाएगी जब आप अच्छी तरह से फाउंडेशन से प्रिपेयर करोगे। 1 ईयर की अभी जो फीस है यूपीएससी की जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट की मिला के वो है 44,500 आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव। आपको ये कोड यूज करना है हमेशा, PN लाइव। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।
2 ईयर्स की 64,800 और 3 ईयर्स की 81,100। ये डिस्काउंट कोड है PN लाइव। हमेशा अनअकैडमी के जुड़ने के लिए आपको ये डिस्काउंट कोड को यूज़ रखना है और इसी के द्वारा आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है। PN लाइव यूज़ करने के लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच और मेंटर अलॉट किया जाएगा। ये पर्सनल कोच और मेंटर आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन की कैसे तैयारी की जा सकती है। 1 ईयर्स की 62,500 है, 2 ईयर्स की 96,300 है और 3 ईयर्स की है 1,26,900 आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव। ये डिस्काउंट कोड है, हमेशा 10% डिस्काउंट के लिए आपको यूज़ करना है। कोई भी सब्सक्रिप्शन हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये पर्सनल कोच आपको आंसर राइटिंग से लेकर हर एक चीज़ में हेल्प कर पाएंगे। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर बता दिया है, 31 अक्टूबर के पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए। GS और ऑप्शनल दोनों का तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपका ऑप्शनल से अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जनरल स्टडीज़ का अलग से लेना पड़ेगा और इसी के कारण क्या होगा, फिर आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन है वो हैपहैज़ार्ड हो जाएगी और ऑप्शनल की प्रिपरेशन हैपहैज़ार्ड हुई तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि यू कैन प्लान आउट, आप अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिए। आई विल सजेस्ट कि आप नेक्स्ट मंथ में प्लान कर रहे हो तो इट्स बेटर टू यूज इट विद इन अ डे ओनली, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़िए और ये आपकी तैयारी है उसके अंदर बहुत ही एनालिटिकल प्रोसेस के अंदर जुड़िए। मेरे स्पेशल क्लासेस देखिए, ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लास है। आज शाम को 5 बजे, 30 तारीख को 5 बजे मेरा ऑलरेडी स्पेशल क्लास है इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के ऊपर, आज़ादी के बाद के इतिहास के ऊपर, उसको भी ज़रूर से अटेंड करिएगा। वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। आई विल मेक श्योर कि आपकी जो तैयारी है उसके अंदर एक बहुत ही कटिंग एज में लेके रखूंगा इन माय सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। और मेरे साथ जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन फॉर द क्वालिटी एंड प्रोफिशिएंसी दैट दे गिव। मोस्ट वेलकम टू जॉइन द प्लेटफॉर्म। I'll start with the NCERT चैप्टर नंबर 5 और हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट के कारण पेस्टोरलिस्ट लोगों के ऊपर असर पड़ता है। अब अगर आपको याद होगा, मेरा प्रीवियस क्लास अगर आपने देखा है तो प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट के कारण, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, आपकी जो मॉडर्न डे इकोनॉमीज है वो पूरी तरह से बदल जाती हैं। एंड हमने पिछले क्लास के अंदर देखने की कोशिश की थी कि जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म बढ़ता है, क्या बढ़ता है साहब, कॉलोनियलिज्म जैसे जैसे एक्सपांड होगा, ये कॉलोनियलिज्म के कारण क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म होने के कारण, बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म, याद रखेगा, देयर विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट कैसे चलती है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब कॉलोनियलिज्म चला उसके कारण बेसिकली फॉरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और ये फॉरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन की शुरुआत होना, हमने पढ़ा था कि कैसे नए कानून को पास करना, उसके साथ साथ हमने देखा था कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम के ऊपर, किसके नाम के ऊपर, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम के ऊपर जंगल के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना, ये सब कुछ इसका पार्ट था। और दिस इज वन ऑफ द रीजंस हमने देखा था कि फॉरेस्ट के अंदर रिबेलियंस भी होती है, बहुत बड़ी मात्रा में विद्रोह भी होंगे। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि कॉलोनियलिज्म क्या है इन द प्रीवियस सेशंस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द कॉलोनियलिज्म क्या है साहब, ठीक है। अब आज हमारा जो सेशन है वो सेशन के अंदर हमको यही देखना है कि हमारे विश्व के अंदर आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर पेस्टोरलिस्ट की एक बहुत बड़ी रोल प्ले होता है। अब सवाल ये आता है कि हु आर द पेस्टोरलिस्ट साहब, ठीक है ना, पेस्टोरलिस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये जानना है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कि पेस्टोरलिस्ट किसे कहते हैं, हुम डू वी कॉल एज पेस्टोरलिस्ट साहब, ठीक है। पेस्टोरलिस्ट वैसे लोग होते हैं जो बेसिकली पशुधन के ऊपर रहते हैं, मतलब दे लिव ऑन द एनिमल हस्बेंड्री। इनका काम ही ये है कि ये बेसिकली जानवर जो होंगे, ऊंट होंगे, बकरियां होगी, गाय भैंस होगी, अगर आप पकड़ के चलो शिप होगा साहब, उन सब की बेसिकली रेयरिंग करेंगे, उसको ग्रो कराएंगे, उसको चरने के लिए लेके जाएंगे, ग्रेजिंग के लिए लेके जाएंगे। तो इनकी जो सिचुएशन है वो कैसे बदलती है उसके बारे में ये चैप्टर के अंदर लिखा गया है। ये चैप्टर में 2 बात लिखी गई है। एक तो भारत के माउंटेन्स और डेजर्ट्स के अंदर रहने वाले जो अलग अलग प्रकार के पेस्टोरलिस्ट लोग थे, जो भारत के अलग अलग विस्तार में रहते थे, वो चाहे प्लेन्स हो गया, प्लेटू हो गया, उन सब की सिचुएशन क्या होती है, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसे बदल जाती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है, ये पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को ज़्यादातर कोई किताबों ने कवर नहीं किया है।
और इसके लिए एनसीईआरटी कहता है कि बिकॉज द पेस्टोरल कम्युनिटीज आर नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द बुक्स, वी आर कवरिंग एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। हम लोग क्या कर रहे हैं साहब, सिलेबस के रूप में कवर कर रहे हैं साहब, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब हम लोग इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म देखते हैं या सोशल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म देखते हैं, ये दोनों टॉपिक्स के अंदर ये पेस्टोरल कम्युनिटी को ज्यादातर रेफरेंस बुक्स ने कवर नहीं किया है। मैं आपको लिख के बता सकता हूं कि जो पेस्टोरल कम्युनिटीज इंडिया के अंदर उभर के आई है, अफ्रीका के अंदर उभर के आई थी, उन सबको ज्यादातर इनफैक्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने या कॉलोनियलिज्म के ऊपर लिखने वाले जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कवर नहीं किया। एनसीईआरटी कहता है कि इन लोग की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है कि कैसे इनफैक्ट जंगलों के ऊपर जब एक्सपांशन हुआ कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का और ब्रिटिश सरकार का, किस तरह से खेती के अंदर आपका पूरा का पूरा व्यवसाय बढ़ता है और इनकी गाय भैंस चराने के लिए जो जगह थी, ग्रेजिंग फील्ड हम लोग जिसे पहचानते हैं, ये ग्रेजिंग फील्ड पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। आज की तारीख में उसको बेसिकली लोकल लैंग्वेज के अंदर गौचर के रूप में भी पहचानते हैं साहब, ठीक है। सो देयर इज अ सर्टेन एरिया विद इन अ विलेज जहां पे गायों को चराने के लिए या जानवरों को अपना चारा मिल जाए, उसके लिए एक डेडिकेटेड एक एरिया मार्कअप हुआ करता था इन द अर्ली टाइम्स। पहले के समय के अंदर ये हुआ करता था, बट धीरे 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 जैसे ब्रिटिश सरकार पावर के ऊपर आई, उन्होंने कॉलोनियलिज्म की जो विचारधारा है, ये कॉलोनियलिज्म की विचारधारा को जब लागू करवाया, उसके बाद सिस्टम बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे उनकी उनकी पैटर्न्स है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बदल जाती है और किस तरह से ये लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो भारत के अंदर भी पेस्टोरल कम्युनिटी है, दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर पेस्टोरल कम्युनिटी है। आपके सिलेबस के अंदर ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो पेस्टोरलिज्म के अंदर की बात की गई है, कैसे इंडिया के अंदर कुछ कुछ कम्युनिटी के लोग और इंडिया के साथ साथ अफ्रीका के अंदर जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है साहब, ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे कॉलोनियलिज्म ने, याद रखेगा, कैसे कॉलोनियलिज्म ने पेस्टोरलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल दिया है। हाउ द कॉलोनियलिज्म हैज ऑल्टर्ड द पेस्टोरलिस्ट इकोनॉमी, हाउ द कॉलोनियलिज्म हैज चेंज्ड द कोर्स ऑफ द पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड साहब, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन बोथ द पॉइंट्स। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पेस्टोरलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये पेस्टोरलिज्म की जो पूरी की पूरी आइडिया है वो कैसे चलती है और किस हिसाब से इनफैक्ट है ना जो पेस्टोरलिज्म है वो आगे बढ़ेगा साहब, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत पेस्टोरलिज्म के बारे में समझाता हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पेस्टोरलिस्ट। हाँ, ठीक है, एक ऐसी कम्युनिटी जो बेसिकली अगर आप देखोगे एनिमल रेयरिंग का काम करती है, गाय भैंस को चराने का काम करती है। और ये एनिमल रेयरिंग के रूप में इन लोग का काम यही है कि बेसिकली जानवरों से मिलने वाली जो बाई प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आप देखोगे तो कुछ कुछ लोग दूध का व्यवसाय करेंगे, कुछ कुछ लोग अगर आप समझने की कोशिश करोगे शिप होगा तो वुल का व्यवसाय करेंगे, दे विल बी डूइंग द मिल्क है, या अगर आप समझने की कोशिश करोगे वुल है, इन सब के व्यवसाय के ऊपर जुड़े हैं और जनरली एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली माइग्रेट करने वाली कम्युनिटीज है साहब। पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी की खासियत यह है कि ये एक जगह रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि अगर कोई एक इंसान के पास 50-100 बकरियां है तो बकरियों के लिए उसको ग्रेजिंग फील्ड चाहिए, उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे वो उसका चारा खा पाए साहब, ठीक है। अब उसमें कहानी ये है कि जब मॉडर्न डे आपका डेवलपमेंट होता है तो बॉर्डर्स क्रिएट हो जाती है और जैसे ही बॉर्डर्स क्रिएशन होगा तो आपकी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी की लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा साहब, ठीक है। क्योंकि उनको चरने के लिए चारा नहीं होगा। ये जो ग्रेजिंग फील्ड है धीरे 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 एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो गया साहब। और अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पे आपको गाय बकरियां चराने नहीं देंगे, या बेसिकली ये एक फॉरेस्ट का एक पार्ट बन गया है। और अंग्रेजों ने, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर, बहुत सारी जगह के ऊपर रिजर्व्ड फॉरेस्ट को बना दिया था, है ना। तो ये सब कंडीशंस के अंदर ये चैप्टर के अंदर बात की गई है। ये चैप्टर की शुरुआत जब होती है तो यहां से हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिया गया है दोस्तों। ये फोटोग्राफ को पढ़ने का इंटेंशन भी कुछ मैं आपको बताता हूं। ये फोटोग्राफ सीनिक बहुत है, मतलब आपको वॉलपेपर जैसा लगेगा। यू विल फील कि मैं कोई वॉलपेपर देख रहा हूं, कोई विंडोज का या आप लैपटॉप का, कंप्यूटर का या मोबाइल के इनफैक्ट, ठीक है। ये फोटोग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शिप्स दिख रहे हैं। अब यू माइट बी अवेयर कि यहाँ पे आपको बहुत सारे शिप दिख रहे हैं साहब, ठीक है। ये जो शिप दिख रहे हैं उसमें पीछे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एनसीईआरटी के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये डिस्क्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है
ये डिस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स को लेके। याद रखेगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, हमेशा एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्शन को फोटोग्राफ के नीचे आगे पीछे देखते रहने का, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब ये क्वेश्चन क्यों बनेगा? क्योंकि ये फोटोग्राफ्स के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है शिप ग्रेजिंग ऑन द बुग्याल्स ऑफ द ईस्टर्न गढ़वाल। अब आप समझने की कोशिश करोगे, हमारे लिए एक कीवर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है। ये जो कीवर्ड ऐड हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बुग्याल के रूप में पहचानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ठीक है, देयर इज अ कीवर्ड दैट हैज बीन एडेड दैट इज बीन कॉल्ड एज बुग्याल। अब नाउ द क्वेश्चन कम कि बुग्याल किसे कहते हैं, whom do we call as बुग्याल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुग्याल साहब। ठीक है, तो एक कीवर्ड आपको यहां से पहले ही पेज के अंदर से मिल गया। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आपको कीवर्ड पूछ देगा और पूछेगा कि बुग्याल क्या है मेरे दोस्तों। एनसीईआरटी को जब पढ़ते हो तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करके पढ़ना है और पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो बुग्याल है, ये बुग्याल की बात की गई है यहाँ पे। एनसीईआरटी लिखती है कि बुग्याल्स आर द वास्ट नेचुरल पेस्टर्स ऑन द हाई माउंटेन्स अबाउट 12,000 फीट। मतलब आप जमीन से 12,000 फीट ऊपर जाओगे, ये 12,000 फीट के ऊपर जब जमीन से जाते हो और आपको ग्रीन पैस्चर्स मिलते हैं, यू फाइंड ग्रीन पैस्चर्स, उसको इनफैक्ट बुग्याल के रूप में कंसीडर किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो बुग्याल है ये क्या है, और ये जो बुग्याल की कंडीशन है, ये बुग्याल के अंतर्गत एनसीईआरटी क्या लिखती है। बिकॉज ये 12,000 फीट के ऊपर है, तो विंटर के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि ये स्नो कवर्ड के अंदर रहता है, इट इज कंप्लीटली कवर्ड इन द स्नो। पर जैसे ही आपका समर टाइम की शुरुआत होती है, जैसे ही आपके समर टाइम की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और बहुत सारी कम्युनिटीज जो है, ये ग्रीनरी के ऊपर से जो आपकी गाय बकरियां है वो सब चराने के लिए, गाय तो खैर आएगी नहीं, आपको यहाँ पे बकरियां और ये इनफैक्ट आपको मिल जाएंगे जो लोग चराने के लिए लेते आते हैं, बहुत सारी चरवाहा कम्युनिटी। ठीक है, सो दे आर अंडर द स्नो इन द विंटर एंड कम टू लाइफ इन द अप्रैल। एट द टाइम द एंटायर माउंटेन साइड इज कवर्ड विद द grasses, roots and the herbs. By monsoons these patches are thick with vegetation and carpeted with wild flowers. यहाँ पे बेसिकली वेजिटेशन भी होता है, यहाँ पे अलग अलग हर्बिसाइड्स, आपके हर्ब्स भी उगते रहते हैं, और साथों साथ यहाँ पे आपको फ्लावर्स भी मिल जाएंगे साहब। ठीक है, तो एक तो आपकी बुग्याल की खासियत हो गई। ठीक है, बुग्याल के फीचर्स पूछे जा सकते हैं आपको प्रीलिम्स के अंदर, और आपको पूछेगा कि ये इसके फीचर्स क्या थे, बुग्याल किसे कहते हैं, बुग्याल का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको इतने से छोटे पैराग्राफ के अंदर एक क्वेश्चन बना के दे दिया। इसके लिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस को फोकस करिए। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप फोकस करिए कि किस तरह से आपकी तैयारी को पुश किया जा सकता है, व्हेन वी सी द फीचर्स पर्सपेक्टिव एज वेल। अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखते हैं साहब। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि ये चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के ऊपर। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट? पेस्टोरलिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि एक ऐसी कम्युनिटी जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जुड़ी हुई है। अब ये लोग बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए हैं, पर ये लोग स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या है साहब? दे कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब वाई दे कॉन्स्टेंटली मूव, ये लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं? उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि इन लोग को जहां जहां ग्रीन पैस्चर्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं साहब? ग्रीन पैस्चर्स मिलते हैं, ये लोग माइग्रेट कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसके लिए एनसीईआरटी कहती है कि नोमैडिक लोग वो लोग होते हैं हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अदर वर्ड टू अर्न देयर लिविंग साहब। ठीक है, नोमैड्स आर दोज पीपल जो माइग्रेट करते रहते हैं अपने घर के लिए, कामकाज के लिए साहब। ठीक है, इंडिया के अंदर हमको बहुत सारे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मिलते हैं जो बकरियों के अपने हर्ड के साथ, शिप के हर्ड के साथ, कैमल्स और कैटल्स के हर्ड के साथ एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव ऑन करते रहते हैं। ठीक है, तो वी फाइंड कि ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी आपके मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, इनफैक्ट आज की तारीख के अंदर भी दिखेगी और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहेगी। अब एनसीईआरटी के अंदर 2-3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो लिखा गया है, क्या आपको पता है कि ये कहां से आते हैं? यू नो कि फ्रॉम दे वेयर कम फ्रॉम, एंड ये कहां जा रहे हैं, कहां से आया था, कहां से जा रहा है साहब। ठीक है, ये लोग आए थे कहां से, जाएंगे कहां से, ये अपना रोजी रोटी कैसे चलाते हैं, हाउ दे लिव एंड अर्न साहब, क्या आपको पता है साहब? इनका इतिहास क्या रहा है, किस तरह से जब कॉलोनियलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ
और कॉलोनियलिज्म होने के कारण जब इनफैक्ट इनकी लाइफस्टाइल बदल जाती है तो इनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होती है साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस एनसीईआरटी कहती है कि इनका जो लाइफस्टाइल है वो एनसीईआरटी की या कोई किताबों के अंदर बहुत रेयरली आता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि एनसीईआरटी हमको बताती है कि जब हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि इंडिया का एग्रीकल्चर ऐसा था, इंडिया की इंडस्ट्री ऐसी थी, इंडिया के आर्टिजन्स के बारे में हमको पता चलता है। बट वी रीड रैडली अबाउट द पेस्टोरलिस्ट, हमको पेस्टोरलिस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया जाता है मेजोरिटी किताबों के अंदर। और पेस्टोरलिस्ट के बारे में जब इनफैक्ट नॉलेज नहीं मिलता है, इसके कारण एनसीईआरटी ने इसको ये चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है। एनसीईआरटी कहती है कि एज इफ देयर लाइव्स डू नॉट मैटर, एज इफ दे आर फिगर्स इन द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। आप भूल गए हो उनको। एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप मत भूलिए, क्योंकि आप एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनोगे। और जब आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनोगे, आपको ये चीज जरूर से ध्यान में रखनी है कि सोसाइटी के छोटे से छोटे सेक्शन जो होंगे उनके लिए आपको काम करना है। पेस्टोरल कम्युनिटी ऐसी ही एक मिनिस्क्यूल सेक्शन के रूप में है जिनके लिए आपको अपग्रेडेशन का काम करना पड़ेगा साहब। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी हाउ पेस्टोरलिज्म हैज बीन इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। इंडिया अफ्रीका के अंदर पेस्टोरलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है। हमको ये भी देखना है कि कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से इनके जीवन के ऊपर असर किया है और ये लोग किस तरह से आज की मॉडर्न सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी लाइफस्टाइल बदल गई है। ये चैप्टर के अंदर पहले इंडिया की बात की गई है और उसके बाद अफ्रीका के अंदर रहने वाले जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उसकी भी बात की गई। अब सबसे पहले ये चैप्टर की शुरुआत होती है विथ अ पेस्टोरल कम्युनिटी, एंड ये पेस्टोरल कम्युनिटी को इंडिया के सापेक्ष में हम लोग देखेंगे साहब, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेस्टोरलिस्ट लोग करते क्या है एंड हाउ दे लिव, इनकी वे ऑफ लाइफ क्या है साहब। इसके अंदर एनसीईआरटी ने बहुत इंटरेस्टिंगली टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए हमको बताया है कि इनकी वे ऑफ लाइफ कैसी रहती है, ये किस तरह से अपने जीवन चलाते हैं। अब ज्यादातर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी आपको माउंटेन्स के अंदर भी मिलेगी साहब, आपको अगर आप देखने की कोशिश करोगे आपको डेजर्ट के अंदर भी मिलेगी, अगर आप देखने की कोशिश करोगे आपको प्लेन्स के अंदर भी मिल जाएगी और आपको प्लेटू के अंदर भी मिल जाएगी। मतलब क्या है, PLATEAU, प्लेटू के अंदर भी आपको मिल जाएगी। तो यू फाइंड कि एवरीवेयर आपको हर एक जगह के अंदर पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी मिल जाती है भारत के अलग अलग विस्तार में। एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले बात की गई है कि माउंटेन्स में, पहाड़ियों के अंदर रहने वाले पेस्टोरलिस्ट का जीवन कैसे चलता था। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहाड़ियों के अंदर जीने वाले पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में बुग्याल्स नाम की एक बात बताई है। ये बुग्याल मतलब जो ग्रीन पैस्चर्स है, कहां पे, गढ़वाल के अंदर। गढ़वाल कहां पे आया है दोस्तों, गढ़वाल इज इन उत्तराखंड। तो एक और क्वेश्चन आपका हो गया कि गढ़वाल जो रेंज है वहां पे उत्तराखंड के अंदर आपको ये बुग्याल करके ग्रेजिंग पास्टर मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। आपको पूछ देगा कि बुग्याल क्या है, तो अपने घर में चालू हो जाएंगे कि क्या सिचुएशन है साहब, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको ये चीजें देखनी है कि क्या इनकी सिचुएशन है साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए पहाड़ियों के अंदर कौन सी पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में एनसीईआरटी के अंदर लिखा है। एनसीईआरटी में सबसे पहले जो पेस्टोरल कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है वो है गुज्जर बकरवाल। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हो जाती है। ये बेसिकली पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है जो जम्मू कश्मीर से लेके, अगर आप देखिए थोड़ा बहुत रीजन आपको हिमाचल प्रदेश वाले रीजन के अंदर भी मिलेगा, मेनली तो हमको जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव के अंदर हमको मिल जाएगी। एंड इन द जेके रीजन, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखिएगा तो वहां पे आपको काफी बड़ी मात्रा के अंदर जो हर्डर्स है गोट्स एंड शिप के, उसके बारे में हमको नॉलेज मिलता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जितने भी गुर्जर बकरवाल हैं इनकी स्टोरी क्या है, व्हाट हैज बीन द स्टोरी साहब, ठीक है। तो वी फाइंड कि गुर्जर बकरवाल जो कम्युनिटी है नोमैडिक कम्युनिटी है, दे आर पेस्टोरल कम्युनिस्ट, और ये वो लोग हैं जो बेसिकली माइग्रेट करके गए थे 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है साहब, आपको मिलेगा 1801 ऑनवर्ड साहब, 1801 की शुरुआत के अंदर हमको ये गुर्जर बकरवाल की जो कम्युनिटी है उसके बारे में नॉलेज मिलता है। 19th सेंचुरी के अंदर ये लोग ग्रीन पैस्चर्स, बेसिकली अपने जगह अपने लिए एक वो है ना ग्रीन एरियाज को ढूंढते ढूंढते माइग्रेट करके चले गए थे साहब। कहाँ पे चले गए थे, पहाड़ी विस्तारों के अंदर। अब कहानी ये है कि जब ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर सेटल हुए, इनकी लाइफस्टाइल क्या रहती थी। तो विंटर के अंदर तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली कोई भी माउंटेन होता है, माउंटेन के ऊपर स्नो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा साहब, ठीक है। सो विंटर के अंदर बिकॉज स्नो रहता है तो देयर टू कम डाउन, ये लोग क्या करते थे, विंटर में नीचे आ जाते थे। और जैसे ही समर आएगा, जैसे ही आपकी गर्मियां खुलेगी,
दे यूज्ड टू कम अप इन द माउंटेन्स और फिर अपनी बेसिकली ग्रेजिंग ग्राउंड से उसको चलाते रहेंगे साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द एरिया, मूव्ड एन्युअली बिटवीन द समर एंड द विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। जब जब गर्मी आएगी ये लोग पहाड़ी में ऊपर जाएंगे, जब जब ठंडी आएगी ऊपर बर्फ पड़ जाएगा पहाड़ियों में, ये लोग नीचे आ जाएंगे साहब, ठीक है। अब इनकी सिचुएशन क्या है साहब, ये लोग बेसिकली जब ऊपर की साइड में थे तो समर्स में तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जैसे ही विंटर्स आता है ये लोग नीचे आ जाएंगे और कहां पे सेटल होते हैं, शिवालिक के अंदर सेटल होते हैं, ठीक है। अब यू सी कि एक और आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा कि गुर्जर बकरवाल जब विंटर टाइम आता है तो कहां पे माइग्रेट करते हैं, क्योंकि आपको कम्युनिटी के ऊपर से क्वेश्चन आता ही है। यू माइट बी अवेयर कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आपको कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं और इसमें सब कीवर्ड्स ही आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द गुर्जर बकरवाल। ये लोग की लाइफस्टाइल में नोमैडिक कंटेंट मिलता है, यस दिस इज करेक्ट। दूसरा पूछेगा कि ये लोग विंटर्स में ऊपर नीचे आ जाते हैं शिवालिक रेंज के अंदर या आपको धौलाधार रेंज के अंदर, ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा तो फिर आपके गरबे चालू हो जाएंगे साहब, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये लोग शिवालिक में आते हैं। शिवालिक इज अ माउंटेन रेंज, लोअर हिमालयाज के अंदर उसको कंसीडर किया जाता है। यू माइट बी अवेयर, हम लोग ने इनफैक्ट आपने ये ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा कि दिस इज पार्ट ऑफ द लोअर हिमालयाज। और इस तरह से ये लोग बेसिकली अगर आप समझोगे तो माइग्रेट होकर नीचे आते हैं। अब जब नीचे आते हैं तो सवाल ये आता है कि इनको कहाँ से अपनी बकरियों के अंदर अपनी जो उनके पास जो भी कैटल्स है, उनके पास जो भी एनिमल वेल्थ है, उसके लिए खाना कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो वी फाइंड कि उस दौरान जो विंटर सीजन होती है तो लोअर हिमालयाज के अंदर, शिवालिक के अंदर आपको छोटे मोटे ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट मिल जाएंगे साहब, ठीक है। तो आपको है ना ग्रीनर पैस्चर्स मिल जाते हैं, जमीन के छोटे मोटे टुकड़े मिल जाते हैं, उन सब के द्वारा इन लोग का अपना जीवन चलता रहता है साहब, ठीक है। पर जैसे ही अप्रैल महीना आता है, जैसे ही अप्रैल महीना आता है इनको पता चल जाता है कि अब ऊपर बर्फ पिघल गई होगी। अगर बर्फ पिघल गई है तो दे विल गो अप इन द माउंटेन रेंज आप, ठीक है ना। तो गुर्जर बकरवाल का एक सिंपल पॉइंट आपको मिलता रहेगा जहां पे ये लोग विंटर्स के अंदर नीचे आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया विंटर्स में क्या होगा साहब, इन द विंटर्स व्हेन द माउंटेन रेंजेस आर कवर्ड इन द स्नो द गुर्जर बकरवाल विल कम डाउन, दे विल कम डाउन इन द शिवालिक। ये कहाँ पे आएंगे साहब, ठीक है ना, शिवालिक के अंदर आ जाएंगे साहब। ये आपका शिवालिक है, ये आपका मिडल हिमालयाज है साहब, ठीक है। फिर उसके बाद हायर हिमालयाज आता है, अपर हिमालयाज हम लोग कहते हैं। ये शिवालिक जो है ये लोअर हिमालयाज का एग्जाम्पल है साहब, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। और शिवालिक के अंदर कौन से प्रकार के फॉरेस्ट है, ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट, ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट के द्वारा ये लोग अपना जीवन चला देते हैं। बस सिंपल चीज है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा साहब, ठीक है। जब इनका समर का टाइम आया, इनफैक्ट जैसे ही समर का टाइम आया इनका रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। सो इन द समर टाइम व्हाट डू वी फाइंड, द गुर्जर बकरवाल्स विल बी माइग्रेटिंग अप। हाँ, ये लोग वापिस चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर बर्फ पिघल गया होगा, ऊपर ग्रीन पैस्चर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। और ये जो ग्रीन पैस्चर्स मिलते हैं ये लोग मास माइग्रेशन करते हैं। अब इनकी कम्युनिटी जो है ये एक बंदा नहीं चलेगा, बिकॉज ये नोमैडिक लोग हैं। तो इनके लाइफ के अंदर मतलब आप पकड़ के चले इनकी एक पूरी कम्युनिटी होगी, एक फैमिली होगी। ये 25-50 लोग एक साथ चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एट टाइम्स अगर आप देखोगे इनके बहुत सारे भेड़ बकरियां होती हैं इनके साथ साथ, ठीक है। तो वी फाइंड कि ये जो मास माइग्रेशन है ये मास माइग्रेशन होगा फ्रॉम द लोअर टू द अपर माउंटेन रेंजेस। और ये जो मास माइग्रेशन जो होता है बेसिकली बहुत सारे घर बार मिलके, सेवरल हाउसहोल्ड्स विल कम टुगेदर एंड दे विल बी गोइंग अप। ये पूरे के पूरे प्रोसेस को काफिला के रूप में पहचानते हैं। काफिला आपको समझ में आता है कि नहीं आता, काफिला किसे कहते हैं साहब, ठीक है। काफिला का मतलब होता है कॉन्वॉय। ये लोग भी बेसिकली अपना कॉन्वॉय चलाते हैं। आजकल कॉन्वॉय किसके लिए यूज होता है, जब आप कोई इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट या अगर आप देखेगा कोई ऐसी कैबिनेट मंत्री बन गए, कहीं सरकार में चले गए, तो आपका एक कॉन्वॉय चलता है, आपके आगे पीछे गाड़ियां बाड़ियां चलती है साहब, है ना, बत्ती बत्ती सायरन चलता है साहब, ठीक है। उसको काफिला कहते हैं। ये लोग भी काफिला में चलते हैं साहब, ठीक है। तो दैट इज द वर्ड काफिला। अब ये काफिला हमारे लिए कीवर्ड हो गया, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये हमारे लिए कीवर्ड हो गया। वंस अगेन प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि काफिला क्या है, गुर्जर बकरवाल के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं पता है। अब आपको लगेगा कि काफिला तो ये तो कोई मिनिस्टर के लिए जुड़ा हुआ है, ये तो पीएम सीएम डीएम के लिए जुड़ा हुआ है। अब किसको पता साहब, गुर्जर बकरवाल भी काफिला में चलते हैं, पर इनके काफिला के अंदर जानवर और अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के काफिला के अंदर कौन होता है साहब,
वहां पे आपको मंत्रियों के काफला के अंदर सब बड़ी बड़ी ऑफिसर्स मिल जाएंगे। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। कहने का मतलब ये था कि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ो तो एनालिटिकल करके देखिए और समझने की कोशिश करें कि क्या बोला गया है। कि ये जो काफला सिस्टम है, ये काफला सिस्टम के अंदर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और बहुत सारे लोग आगे जाएंगे। अब देखिए ये कहाँ से जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैड कम टू द लोअर हिमालयस, दैट इज द शिवालिक माउंटेन्स। यहां से जब वापिस जा रहे हैं, व्हेन दे आर गोइंग, दे विल बी क्रॉसिंग अ रेंज कॉल्ड एज द पीर पंजाल रेंज। अगर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो पीर पंजाल के बीच में आपको जो पास निकलते हैं, वहां से पास ऑन होके ये कश्मीर वैली के अंदर जाएंगे और वहां से दे विल बी गोइंग टू दी माउंटेन साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि जैसे ही समर आता है, जैसे ही आपका स्नो पिघल जाता है, उसके बाद ये लोग माउंटेन साइड्स के अंदर चले जाते हैं, जो लश ग्रीन एरियाज होते हैं आपके पहाड़ी विस्तारों के अंदर, वहां पे माइग्रेट करेंगे। अब खासियत यह है कि इनके पास जो भी भेड़ बकरियां रहती है, इनके पास जो भी एनिमल्स होते हैं, खास करके लैम्ब और बकरियां और भेड़ भेड़ बहुत सारे होते हैं साहब, ठीक है, उसके लिए वहां पे उनको बहुत ही वेराइटी ऑफ ग्रासेस मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज इनके जो जानवर है ये घास चरने के आदी होते हैं, तो नीचे जब सर्दियों में आगे थोड़ा बहुत घास मिल गया, ऊपर जाएंगे तो इनको पूरे साल का न्यूट्रिशन मिल जाएगा साहब, ठीक है। क्योंकि ऊपर हिमालयस के अंदर बहुत ही न्यूट्रिशियस हर्ब्स उगते हैं। यू माइट बी अवेयर कि इन द अपर हिमालयस देयर आर न्यूट्रिशियस हर्ब्स जो आज की तारीख में एनर्जी बूस्टिंग डिवाइसेस के लिए भी यूज होते हैं साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि ये सब हर्ब्स उनकी बकरियां भी खाती है एंड वी फाइंड कि इनका लाइफस्टाइल चलता रहेगा। समर के अंदर अप्रैल महीने में ऊपर जाएंगे पहाड़ियों के अंदर, और जैसे ही सितंबर महीने के आसपास की शुरुआत होगी, द मोमेंट सितंबर मंथ विल कम इनटू द पिक्चर, दे विल कम डाउन साहब, ठीक है। तो अप्रैल में ऊपर जाना, सितंबर के अंदर वापिस आना साहब, ठीक है। ये पूरी की पूरी इनकी प्रोसेस गुर्जर बकरवाल की है। ये ट्रेडिशनली अपना वे ऑफ लाइफ ऐसे जिया करते थे बिफोर द कॉलोनियलिज्म एंटर्ड इन इंडिया साहब, ठीक है। तो वी फाइंड कि इन सब लोगों की लाइफ ऐसे ही चलती थी, कैरम रमवानु जूस पीवानु मजा नहीं लाइफ। इनके लाइफ के अंदर कोई ज्यादा वो है ना कि मचमच मगजमारी नहीं हुआ करती थी। जब जब बेसिकली बर्फ पड़ती थी ये लोग नीचे आ जाते थे, नीचे शिवालिक के अंदर छोटा मोटा इनको चीजें मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप समझने की कोशिश करिए ये गुर्जर बकरवाल के ऊपर किन किन लोगों ने लिखा है, इनके बारे में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स का क्या कहना है, उसके बारे में हमको पता चलता है एक ऑफिशियल के द्वारा, जिसका नाम है जीसी बांस। जीसी बांस क्या कहते हैं साहब, वो कहते हैं कि कांगड़ा, कांगड़ा मतलब कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो गुर्जर करके कम्युनिटी है ये कैसे इनफैक्ट जीती है साहब, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। वी फाइंड ये बताते हैं कि इन द हिल्स द गुर्जर आर एक्सक्लूसिवली अ पेस्टोरल टाइप, दे कल्टीवेट स्कैर्सली एट ऑल साहब, ठीक है। ये लोग खाली और खाली पेस्टोरल ट्राइब ही है, ये लोग कल्टीवेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं साहब, ठीक है ना। वी फाइंड कि इनके लिए बोला गया है कि ये लोग ज्यादातर कल्टीवेशन के अंदर खेती वेती नहीं करते हैं साहब, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा क्या गया है, द गड्डीज कीप द फ्लॉक ऑफ शिप एंड गोट एंड द गुर्जर्स वेल्थ कंसिस्ट ऑफ बफेलोज। अब यहाँ पे एक और कम्युनिटी की बात की गई है, गड्डीज। आप देखिएगा एक और आपको कीवर्ड मिल गया जो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर काम में आएगा, कौन सा है, गड्डीज। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, गुर्जर साहब। अब गुर्जर के बारे में तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सब जगह के ऊपर आपको मिल जाते हैं साहब। और ये कांगड़ा रीजन के अंदर तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल ही यहाँ पे लिख रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जीसी बांस की बात की गई है साहब, ठीक है। ये क्या कहता है कि गुर्जर्स के पास ज्यादातर बफेलो होती है, इनके पास भैंस ज्यादा होती है। ये गड्डीज है, इनके पास बेसिकली शिप और गोट होती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब ये लोग अपना जीवन कैसे चलाते हैं उसके बारे में वो लिखते हैं। वो लिखते हैं कि दिस पीपल लिव इन द स्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस एक्सक्लूसिवली बाय द सेल ऑफ मिल्क, घी एंड अदर प्रोड्यूस फ्रॉम द हर्ड्स। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इनके पास जो बफेलो है, इनके पास जो गोट है, इनमें से ये लोग क्या बनाएंगे साहब, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे साहब, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे कि ये जंगल के आजू बाजू वाले विस्तार में रहते हैं। क्यों ऐसा रहता है उसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट है आपका, ये फॉरेस्ट के आजू बाजू के विस्तार में रहेंगे। अब ये ऐसा क्यों रहेंगे उसके पीछे का कारण है, क्योंकि फॉरेस्ट के बाजू में रहेंगे तो जब उनको जरूर पड़ेगी ये लोग अपने जानवरों को चराने के लिए अंदर लेके चले जाएंगे। जंगल के अंदर घास बास बहुत मिल जाता है साहब, वहां से जानवर हट्टे कट्टे होंगे, उनमें से दूध निकालेंगे, दूध में से घी बनाएंगे, और भी अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स देख लो वो सब बनाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, वापिस बेसिकली ये लोग मार्केट में या आजू बाजू के जो विलेजेस होते हैं ये विलेजेस में बेचने की शुरुआत करते हैं। तो इनकी वे ऑफ लाइफ ऐसे चलती थी साहब, ठीक है। सिंपल लिविंग था, मतलब कोई ज्यादा हाई फाई लाइफ नहीं थी। मतलब उस टाइम पे राजे रजवाड़े भी थे, बड़े बड़े जमींदार भी हुआ करते थे भारत में। तो कॉलोनियलिज्म की ये जो ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री है ये पढ़ना बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी ने जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से हट के
ये जो अल्टरनेटिव हिस्ट्री को इंक्लूड किया है छोटी छोटी कम्युनिटीज के ऊपर, किस तरह से ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट पड़ा भारत के अंदर, अफ्रीका के अंदर, उसको इंक्लूड करते हुए आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल डेवलप कराया गया है कि जब आप कल उठ के ऑफिशियल बनोगे तो आप इसी पर्सपेक्टिव से इन कम्युनिटीज को अपलिफ्टमेंट के लिए भी देखिए, क्या इनका जीवन अभी बदला है कि नहीं बदला है। बदला है तो क्या ये लोग अकोमोडेट कर पाए हैं, आर दे एबल टू अकोमोडेट विद द चेंजिंग ऑफ टाइम। ये जो समय बदल रहा है, पूरी तरह से सिस्टम बदल रही है, क्या इसके अंदर ये लोग अभी अपने आप को सेट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। हमको क्या देखने को मिलता है कि ये गुर्जर बकरवाल के बारे में ये बताते हैं कि द मैन ग्रेज द कैटल एंड फ्रीक्वेंटली लाई आउट फॉर वीक्स इन द वुड्स टेंडिंग देयर हर्ड्स। ये लोग एक एक हफ्ता तक जंगल में चले जाते हैं अपने गाय भैंस चराने के लिए साहब, ठीक है। सो विच दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इन लोग की कम्युनिटी के बारे में ये बताते हैं कि मैन जो है ये बेसिकली ग्रेजिंग के लिए चलाते हैं, दे विल यूज द ग्रेजिंग साहब, ये कैटल ग्रेजिंग के लिए लेके जाएंगे जंगल के अंदर। अब मैन का एक्सक्लूसिव काम ये है, ये आपको कम्युनिटी के बारे में दर्शाता है साहब, ठीक है। पुरुष जो होंगे वो यही काम करेंगे। अब सवाल ये आता है वुमेन क्या करेगी, घर के अंदर कोई स्त्री है, घर में जो पुरुष है उसकी कोई बीवी होगी साहब, वो क्या करेगी साहब, ठीक है। तो वुमेन का जो रोल था वो भी फिक्स था इन सब कम्युनिटीज के अंदर साहब। ये बताता है द वुमेन रिपेयर टू द मार्केट्स एवरी मॉर्निंग विद द बास्केट्स ऑन देयर हेड्स with little earthen pots filled with milk, buttermilk, ghee and each of these pots containing the proportion required for a day's meal। तो बेसिकली क्या थी कि जो स्त्रियां है वो स्त्री क्या करती है कि इनके पास जो भी जानवर है, ये जानवर में से बेसिकली जो दूध निकला है, दूध में से इन्होंने बेसिकली छाछ बनाई हुई है, बटर मिल्क कहते हैं ना हम लोग उसको साहब, ठीक है, छाछ कहते हैं उसको हम लोग हिंदी के अंदर, है ना। छाछ बनाई हुई है, घी बनाया हुआ है, दूध की कोई प्रोडक्ट है, दही बनाया हुआ है, वो सब है ना सर के ऊपर मटका लग के बाजारों में चली जाती है, ठीक है। और बाजार में छोटा सा मार्केट होता है, वहां पे ये सब बेचेंगे साहब, ठीक है। तो इस तरह से इनका जीवन चलता है। वुमेन का रोल जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसकी सेलिंग का काम चलता है। समझ में आया कि नहीं आया। वुमेन क्या करेगी, शी विल बी सेलिंग ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स। पुरुष क्या करेंगे साहब, दे विल बी गोइंग इनटू द जंगल, they will be taking they'll be using the technique of herding of the animals। इनके जो भी जानवर है उसका हर्डिंग करते रहेंगे साहब, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इनकी जो कम्युनिटी है गुर्जर्स की, ये गुर्जर्स के बारे में एनसीईआरटी के अंदर आगे क्या लिखा गया है। लिखते हैं कि ड्यूरिंग द हॉट वेदर द गुर्जर्स यूजुअली ड्राइव देयर हर्ड्स टू द अपर रेंज साहब, ठीक है। जब जब गर्मियां पड़ती है ये पहाड़ियों में ऊपर चले जाते हैं, where the buffaloes rejoice in the rich grasses which the rains bring forth and at the same time attain condition from the temperate climate and immunity from venomous flies that torment their existence in the plain। गुर्जरों के पास बफेलो ज्यादा है, मैंने अभी आपको बताया साहब। गड्डी के पास बकरियां और भेड़ ज्यादा है साहब, ठीक है ना। भेड़ बकरी कहते हैं ना, लैम्ब, शिप, गोट, ये सब ज्यादा मिलेगा। तो गुर्जर के पास बफेलो ज्यादा है। ये गुर्जर लोग जो है बेसिकली, गुज्जर साहब, नॉट गुर्जर, माय बैड साहब, ये गुज्जर्स है साहब, नोमैडिक कम्युनिटी है। ये जो गुज्जर्स है बेसिकली ये ऊपर चले जाते हैं पहाड़ियों में। क्यों, इनके है ना जो बफेलोज है, ये बफेलोज को थोड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि नीचे जो आते हैं, जब जमीन के ऊपर आते हैं ये लोग माउंटेन से नीचे उतर के, तो इनको बहुत गर्मी भी लगती है। फिर वो है ना कि मॉस्किटोज और ये सब प्रॉब्लम रहता है, तो उनकी बफेलो से उसको मजा आती है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा आपके लिए, जीसी बांस का नाम पता होना चाहिए कि वो जीसी बांस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गुर्जर्स की वे ऑफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसे अपना जीवन चलाते थे, मैन वुमेन का रोल के बारे में, पेस्टोरलिज्म के अंदर साहब, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको यहाँ से मिलता रहेगा। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये जो गुर्जर्स है, ये गुर्जर्स के बारे में आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंगली फोटोग्राफ दिया गया है। अब ये फोटो से हमको क्या सिद्ध करना है, व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड साहब, ठीक है। मैंने आपको बताया कि विंटर्स के दौरान ये लोग नीचे आते हैं, इन द विंटर्स दे विल कम बैक फ्रॉम द माउंटेन्स एंड इन द समर्स दे विल गो अप इन द माउंटेन्स साहब, ठीक है। इनकी वे ऑफ लाइफ ऐसी है, अप एंड डाउन, अप डाउन इनके जीवन का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है साहब। समर में ऊपर जाओ, विंटर्स में नीचे आ जाओ साहब। अब सवाल ये आता है कि ये कहाँ रहते हैं साहब, ठीक है ना, वेयर डू दे लिव। तो ये लोग बेसिकली एक छोटा सा, अगर आप देख रहे हो, आपकी इनफैक्ट जो नेचुरल ग्रास अवेलेबल है, बैम्बू है खास करके, अगर आप देखोगे ये बैम्बू और ग्रास से इनफैक्ट इकट्ठा करके इन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है, हट बनाया है। इसको कहा जाता है मंडप। याद रखिएगा, वन मोर कीवर्ड आपको पूछा जा सकता है कि मंडप क्या है दोस्तों। पिछली बार औरंग करके कीवर्ड आया था एनसीईआरटी के अंदर, स्टैंडर्ड 8 की किताब से मैंने कराया हुआ है, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की चैनल के ऊपर एनसीईआरटी के क्लास के अंदर।
आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि एनसीईआरटी को करने का इंपॉर्टेंस क्या है। एनसीईआरटी को जितना आप एनालिटिकली करोगे उतना ही आपको सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जनरेट होगा, और जितना सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जनरेट होगा उतनी ही आप सब्जेक्ट के ऊपर स्कोर कर पाओगे। The less interest you will have in a particular subject, you will dislike the subject, you will not read it, you will not be able to score it. History, my friend, is the, I would say, finest scoring subject. इसमें आप अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हो हिस्ट्री के अंदर। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको उसका अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे करना है साहब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, द गुर्जर मंडप इज ऑन द हाई माउंटेन्स इन द सेंट्रल गढ़वाल। गढ़वाल के अंदर बेसिकली ये गुर्जर जो है ये लोग बेसिकली अपना छोटी छोटी झोपड़ी बनाते हैं। द गुर्जर हर्डर्स लिव इन दिस मंडप मेड ऑफ द रिंगल। रिंगल क्या है, बांबू का एक प्रकार है। अब आप देखिए मैंने एक और पॉइंट बता दिया, ठीक है, बांबू का एक प्रकार है जिसे हम लोग रिंगल कहते हैं पहाड़ी विस्तार के अंदर। एंड द ग्रास फ्रॉम द बुग्याल, बुग्याल का मतलब जो ग्रीन पेस्चर्स मैंने अभी आपको बताया, वहां से जो घास फूस आती थी उससे ये लोग घर बना देते थे साहब, ठीक है। अब मंडर वॉज ऑल्सो दी वर्क प्लेस, यहाँ पे ये लोग काम भी किया करते थे, यहाँ पे रहते भी थे, यहाँ पे ही बेसिकली घी बनाया करते थे। एंड वी फाइंड कि यहाँ से फिर नीचे उतरते थे और नीचे उतर के बाजारों के अंदर बेच दिया करते थे। यू कैन इमेजिन साहब कि भारत के अंदर ये मंडप आपको करीबन 10-11 हजार फीट की हाइट के ऊपर मिलेंगे। यू गो टू गढ़वाल, गढ़वाल मतलब आपको कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर आप चले जाइए साहब, यू विल फाइंड करीबन 11,000 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल साहब, ग्राउंड लेवल से या मीन सी लेवल से करीबन 12-11 हजार फीट के ऊपर आपको ये मंडप मिलते हैं साहब, ऐसे छोटे छोटे प्रकार की। तो आपको कभी समय मिले तो गढ़वाल रेंज के अंदर आप है ना हाइकिंग करने जाना, ट्रैकिंग करने जाना साहब। ये जो ट्रैक करना है एक्चुअली क्या है पता है, जो हमारे लिए ट्रैकिंग है वहां पे पहाड़ी लोगों के लिए वे ऑफ लाइफ है साहब, वो नॉर्मल है उनके लिए। बोले ये क्या पहाड़ी अप डाउन करना, ट्रैकिंग के ऊपर जाना, ये तो हमारा वे ऑफ लाइफ है, हम पूरा साल यही करते रहते हैं साहब। लोग पहाड़ी है साहब, उनके अंदर रेजिस्टेंस देखिए, वो कितना स्ट्रगल करके इनफैक्ट अपना जीवन चलाते हैं वो देखिए। ये सब चीजें बहुत ही प्रोमिनेंट होती है हमको समझने के लिए साहब, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस में हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि ये जो मंडप है 10-11 हजार फीट के ऊपर है, बफेलोस तो इससे ऊपर जा नहीं पाएगी, तो इतने मंडप ये लोग बनाते हैं, अपना जीवन इस तरह से चलते हैं। अब देखिए कि एनसीईआरटी में 2-3 कम्युनिटी की बात की गई, एक तो पहले गुज्जर की बात की गई है, एक तो पहले गुज्जर की बात की गई, गुज्जर के बाद जो दूसरी कम्युनिटी बात की गई है वो है आपकी गड्डी। दूसरी कौन सी है, गड्डी, याद रखेगा। द सेकेंड कम्युनिटी दैट हैज बीन मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ द माउंटेन नोमैडिक कम्युनिटी, पहाड़ी के अंदर रहने वाली नोमैडिक कम्युनिटी की बात की गई है, वो है गड्डीज की बात की गई। अब गड्डी कौन है साहब, ठीक है ना, ये गड्डीज कौन है, ये जो गड्डीज है, ये गड्डीज के बारे में इनफैक्ट एनसीईआरटी बताती है कि ये भी एक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, याद रखेगा, दे आर ऑल्सो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये भी हर्डिंग के अंदर ही इंक्लूडेड थे, एनिमल हर्डर्स ही थे। ये लोग मेनली अगर आप देखोगे शिप्स एंड गोट्स को साथ में रखते थे, दे यूज्ड टू मेनली कीप द शिप्स एंड गोट। तो शेफर्ड के रूप में आपको मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको ये मिलते रहते हैं साहब, ठीक है। अब इन लोग की भी लाइफस्टाइल ऐसी ही है, ये लोग भी ऐसे ही जीवन चलते हैं। गुर्जर जो है खास करके आपको कश्मीर के अंदर ज्यादा मिलेंगे, गुर्जर बकरवाल जो है कहाँ मिलते हैं साहब, कश्मीर के अंदर मिलते हैं, और ये कश्मीर वैली वाले रीजन में ऊपर चलते हैं। गड्डी जो है वो आपको ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे साहब, ठीक है। तो गुज्जर और गड्डी के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन वाया दी आई वुड से डिफरेंसेस साहब, ठीक है। आपको नोमैडिक कम्युनिटी में गुज्जर्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपको गड्डी के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर में प्रोमिनेंट है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोमिनेंट है। पहला डिफरेंस ये हो गया दोस्तों। उसके बाद सेकंड डिफरेंस की बात करता हूं, लेट मी एक्सप्लेन यू द सेकंड डिफरेंस बिहाइंड दैट। सेकंड डिफरेंस इन लोग के अंदर ये होगा कि इनके पास बफेलो बहुत प्रोमिनेंट है। ये गड्डी की बात करेंगे तो इन लोग के पास शीप्स एंड गोट्स ज्यादा प्रोमिनेंट है साहब, ठीक है। बकरिया और भेड़ जो है वो ये ज्यादा यूज करते हैं अपने एनिमल रेयरिंग के अंदर साहब, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बेसिकली विंटर में नीचे आते हैं और समर में ऊपर चले जाएंगे, समर में ऊपर चले जाएंगे। पर कहां जाते हैं साहब, आपकी पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके कश्मीर वैली के अंदर चले जाएंगे साहब, कश्मीर वैली के अंदर चले जाएंगे साहब। और विंटर में कहां नीचे आते हैं, तो दे विल कम बैक टू द शिवालिक माउंटेन साहब। अब जब हम लोग गड्डी की बात करते हैं, गड्डी का भी लाइफस्टाइल ऐसा ही है, ये भी विंटर में नीचे आते हैं और समर में बेसिकली ऊपर चले जाएंगे पहाड़ी के अंदर। इनकी खासियत ये है कि विंटर में ये भी शिवालिक के
जो माउंटेन रेंजेस है वहां पे नीचे आ जाएंगे, पर समर में जब ऊपर जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको कश्मीर की वैली तो मिलेगी नहीं, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको लाहौल एंड स्पीति मिलता है। यू माइट बी अवेयर वन ऑफ द वेरी सीनिक प्लेसेस। लाहौल स्पीति के बारे में पता है कि नहीं पता आपको? हाँ, लाहौल स्पीति ये दोनों इनफैक्ट है ना बहुत ही बढ़िया जगह है। आपको समय मिले तो आजकल तो टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं साहब, है ना। अब तो ये पास भी खुल गया आपका, रोहतांग वाला टनल भी खुल गया है साहब। कौन सी टनल है साहब? अटल टनल, आपको पता होगा, ये खुल गया है। तो उसके बाद आप आराम से इनफैक्ट हमको देखने को मिलता है कि जो रास्ता खुला है और काफी लोग आते जाते रहते हैं। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। मैं आपको गड्डीज के बारे में बता रहा था। तो गड्डी लोगों की जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बताया है? एनसीईआरटी कहती है कि ये बेसिकली विंटर के अंदर आपके यहाँ से बेसिकली माइग्रेट कर देते हैं। ये लोग भी अपना विंटर जो है ये हिमालय शिवालिक के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जो स्क्रब फॉरेस्ट है, छोटे जंगल है, वहां से अपना घास फूस चला देते हैं। अप्रैल के अंदर ये लोग, समर महीना जब आता है तो लाहौल और स्पीति के अंदर चले जाते हैं। एक और हमारे लिए कीवर्ड हो गया कि ये लोग कहाँ मूवमेंट करते हैं साहब। इनकी मूवमेंट के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी के अंदर, तो यहाँ से ही आपको चीजें मिलती रहेगी साहब, ठीक है। इनके अंदर भी यही मिलता है कि जब स्नो मेल्ट होता है, रास्ते इनके क्लियर होते हैं, ये बहुत ही ऊपरी पहाड़ी विस्तार में जाते हैं जहाँ पे इनको भी न्यूट्रिशनल हर्ब्स अपने जानवरों के अंदर मिल जाएंगे। सितंबर महीना जैसे ही आया, ये लोग वापस रिटर्न आ जाते हैं। तो इनकी जर्नी अप्रैल टू सितंबर है। दोनों की जर्नी अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा कि अप्रैल टू सितंबर की जर्नी दोनों फॉल करते हैं साहब, ठीक है। अप्रैल में ऊपर जाना और सितंबर में नीचे आना साहब, ठीक है। तो एक और एनालिसिस हमने देखने की कोशिश की कि ये दोनों पॉइंट से हमको समझ में आता है कि इनका जो मूवमेंट है पेस्टोरलिस्ट का, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मूवमेंट रहा है। और इसके अंदर आपको एक सिंपल पर्सपेक्टिव मिलता रहेगा कि मूवमेंट में अप डाउन इस प्रकार की इनकी चलती रहती है साहब, ठीक है ना। तो ये पॉइंट से हमको समझ में आता है कि ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी का लाइफस्टाइल कैसे चलता है, अब समझने की कोशिश करिए। ये गड्डीज के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। ये गड्डीज जब बेसिकली वापिस आ रहे होते हैं, वेन एवर दे विल बी इनफैक्ट कमिंग या बेसिकली गोइंग, जब भी इनफैक्ट आने जाने की इनकी जो सिचुएशन होगी, ये लोग बेसिकली लाहौल और स्पीति के अंदर जो विलेजेस है, ये लोग मेनली वहां पे एक आध बार रुकते हैं। और ये क्यों रुकते हैं साहब, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली जब इनफैक्ट समर के अंदर वापिस आ रहे होते हैं तो हार्वेस्टिंग करके जाते हैं, और विंटर में इनफैक्ट जब वापिस आ रहे होते हैं तो मेनली दे विल बी सोइंग देयर क्रॉप साहब। तो इनकी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ साहब। ये वापिस आएंगे साहब, व्हेनेवर दे विल बी गोइंग कमिंग बैक फ्रॉम द हायर माउंटेन्स, तो ये लोग क्या करेंगे, सोइंग कर देंगे। सोइंग ऑफ सीड्स का मतलब क्या है, ये लोग क्रॉप को बेसिकली अनाज वो है ना सब जमीन में डाल के चले जाएंगे। और जब ये वापिस जाएंगे तो इन लोग के पास ऑलरेडी क्रॉप्स रहते हैं, उसका हार्वेस्टिंग कर देते हैं। मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करिए। सितंबर के अंदर ये लोग जब नीचे उतरेंगे तो बेसिकली सोइंग की प्रोसेस इनकी चलेगी। और इसके लिए हमको देखने को मिलता है कि गुर्जर बकरवाल जो थे वो कभी कल्टीवेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। गड्डी लोग ऐसे हैं वो थोड़ा बहुत कल्टीवेशन के अंदर भी भाग लेंगे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो एक डिफरेंस हमको यहां से ये भी मिला गड्डी और बकरवाल के बीच में कि ये लोग कल्टीवेशन के अंदर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, ये थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे हिली एरियाज के अंदर। बट इनकी हम लोग बात करेंगे तो ये गुर्जर्स लोग हैं, ये कोई भी प्रकार का कल्टीवेशन के पार्टिसिपेट नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई हमको खेती वेती नहीं कर रही, हमारा जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलने दो साहब, हम जानवरों को यहाँ से वहाँ करेंगे, इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं होगा साहब, ठीक है ना। तो इन सब सिचुएशंस में, इन सब के बीच में हम लोग जब डिफरेंसेस को एनालिसिस करते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस यहाँ पे मिले हैं। और हमको पता होना चाहिए कि इनकी लाइफस्टाइल कैसे चलती रहती है साहब, ठीक है। ये लोग नीचे आएंगे विंटर्स के अंदर शिवालिक माउंटेन्स के अंदर, और जब आएंगे तब बेसिकली कल्टीवेशन करके जाएंगे और ये सोइंग करके जाएंगे, और वापिस जब ऊपर जाएंगे तो उसको काट देंगे साहब, ठीक है। सो इवेंचुअली वी विल फाइंड कि इनकी जो वे ऑफ लाइफ है ये सितंबर की अप्रैल से लेके पूरी की पूरी साइकिल के बीच में चलती रहेगी साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए। आपको एनसीईआरटी के अंदर 2-3 फोटोग्राफ दिए गए हैं साहब, ठीक है। एनसीईआरटी के फोटोग्राफ में ये गड्डीज के बारे में बोला गया है कि कैसे ये लोग शिप के शेयरिंग को लेके काम करें। शेयरिंग समझ में आता है साहब आपको, ठीक है। वी फाइंड कि इनके अंदर जो शिप के ऊपर वूल होता है ना, मैं आपको बताऊं, शिप के ऊपर जो वूल होता है, ये वूल को कट करना उसे हम लोग शीरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द कटिंग ऑफ द वूल
जो शिप के ऊपर होता है, बकरी खास करके आपकी भेड़ के ऊपर, उसको बेसिकली ये लोग काट देते हैं। क्यों काटते हैं साहब? क्योंकि उससे फिर वुलन क्लॉथ बनते हैं। बहुत सारी पॉइंट्स आपको मिलती रहेगी साहब, ठीक है। तो एनसीईआरटी में फोटोग्राफ दिया गया है गड्डीज के बारे में। द गड्डीज आर वेटिंग फॉर द शेयरिंग टू बिगिन द उहुल वैली नियर पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया। वेयर इज उहुल वैली लोकेटेड? हाँ, तो इट इज इन हिमाचल प्रदेश। इट इज नोन फॉर द गड्डी शेयरिंग। गड्डीज लोग अपने जो शिप होते हैं उसका वुल जो होते हैं वहां पे काटते हैं। एक और क्वेश्चन निकल गया दोस्तों। इसके लिए तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिए। ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइंस। जितना आप फोटोग्राफ्स के अंदर पढ़ोगे, जितना ही आप किताबों के अंदर का एनालिसिस देखोगे, क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम यही होता है कि आप क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं कर पाते, आप क्वेश्चंस को जज नहीं कर पाते कि कहाँ से एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन बनवा सकते हैं साहब, ठीक है। और एज अ टीचर मेरे लिए काम यही है कि मैं आपको ये समझाऊं कि हाउ द क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ द सिचुएशन इमर्ज। अब आप देखिए ये गड्डीज के बारे में वुड शेयरिंग की बात की गई है। दूसरी पॉइंट अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सितंबर महीने के अंदर ये जो शेफर्ड नीचे आते हैं, ये लोग बेसिकली उसके बाद एक जगह के ऊपर रुकेंगे और फिर अपने जो शिप होंगे उनको नहलाएंगे और उसके बाद फिर फाइनली वुल को कट करेंगे। तो इनका साल में एक दफा वुल कटिंग का प्रोसेस रहता है। और फिर ये जो वुल होता है, ये वुल को क्या करेंगे साहब? बेच देंगे साहब, ठीक है। किसको देंगे? ये आपकी जो कंपनीज है, खास करके टेक्सटाइल कंपनीज है, क्लॉथिंग की कंपनीज है, इन लोग के पास फिर वुल जाता है, उससे फिर आपका वुलन क्लॉथ बनता है साहब, है ना। स्वेटर और आदि इत्यादि चीजें बनती रहेगी साहब। आप देखने की कोशिश करिए। ये आपको दो कम्युनिटीज के बारे में अभी मैंने बताया। अब इसके सिवाय आपको बेसिकली और दो तीन लोगों के बारे में भी आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमको यहां से मिलता रहता है, वो है आपके ईस्टर्न एरियाज की बात की गई एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी क्या लिखती है? फर्दर टू द ईस्ट, और भी आप माउंटेन्स में ईस्ट में चले जाओ, खास करके गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर साहब, ठीक है। गढ़वाल कुमाऊं मतलब कहाँ पे आएगा? उत्तराखंड के अंदर। मतलब हमने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने मैपिंग के रूप में अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ चीजें मिल रही है साहब, ठीक है। हमने पेस्टोरल कम्युनिटीज इन इंडिया को जब पढ़ना शुरू किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेस्टोरल कम्युनिटीज हमने शुरू किया यहाँ से साहब, ठीक है। हमने आपको बताया कि कैसे गुज्जर बकरवाल की जो स्टोरी है वो चलती है। नाम है गुज्जर बकरवाल साहब, ठीक है, पर वो ज्यादा भैंसे रखते हैं। उसके बाद थोड़ा हिमाचल प्रदेश में हम लोग जब आए, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमको कौन मिले? गड्डीज मिले साहब, गड्डीज मिले। गेटिंग माय पॉइंट? अब उससे थोड़ा नीचे आएंगे साहब तो आपको कुमाऊं गढ़वाल मिलेगा साहब, ठीक है। ये गड्डीज आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ मिलते हैं? शिवालिक से लेके लाहौल स्पीति वाले रीजन के अंदर मिलेंगे, लाहौल स्पीति वाले रीजन के अंदर मिलेंगे साहब, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं तो आपको गुज्जर कैटल हर्डर्स मिलेंगे। ये गुज्जर्स अलग है साहब, ठीक है, जम्मू कश्मीर से थोड़े अलग मिल जाएंगे साहब। ये लोग कुमाऊं एंड गढ़वाल के अंदर आपको मिलेंगे। ये बेसिकली उत्तराखंड वाले रीजन से आपको ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगे साहब, ठीक है। ये कुमाऊं गढ़वाल के अंदर जो गुज्जर कैटर हर्डर्स है, इन लोग की भी अपनी एक दूसरी वे ऑफ लाइफ है। तो यू सी देयर आर थ्री कम्युनिटीज, द गुज्जर्स ऑफ जम्मू कश्मीर, द गड्डीज ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड द थर्ड वन इज द गुज्जर्स ऑफ द कुमाऊं गढ़वाल। मेनली दे आर कैटल हर्डर्स। इनके पास भेड़ बकरियां कम होती है और ये लोग मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अपना जो लाइफस्टाइल है वो ऐसे चलाते हैं साहब, ठीक है। सो द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन to the dry forest of the Bhabar in winter and went up to the high meadows the Bugyals in the summer। अब आप समझने की कोशिश करिए, इन लोग का मूवमेंट थोड़ा अलग वाला है। इनका मूवमेंट कैसा है आप समझने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले जो गुज्जर कैटल हर्डर्स है, इनकी खासियत क्या है साहब? इनकी खासियत ये है कि ये लोग अपने विस्तार के अंदर अप एंड डाउन करेंगे साहब। अपने विस्तार के अंदर अप एंड डाउन करने का मतलब यही है कि इन लोग की लाइफस्टाइल के अंदर भी ये लोग समर्स में इनफैक्ट ऊपर जाएंगे और विंटर्स में नीचे आ जाएंगे साहब। इनकी लाइफस्टाइल के अंदर एक तो सिमिलरिटी आपको ये मिलेगी। अब ये सिमिलरिटी के अंदर ये कहां से कहां मूवमेंट करते हैं, फ्रॉम वेयर दे मूव साहब, ठीक है ना। कहां से मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन सेंट्रिक भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है साहब। क्वेश्चन यहाँ पे यही बन रहा है कि इन लोग का मूवमेंट कहां से कहां होता है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि इनका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बेसिकली आपके यहाँ पे बुग्याल से लेके भाबर तक होता है साहब, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि बुग्याल क्या है साहब, ठीक है। याद आया कि नहीं आया? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि व्हाट इज बुग्याल साहब, ठीक है।
तो समर्स के अंदर जो ग्रीन पैस्चर्स दिखते हैं हाई माउंटेन के अंदर, उसको क्या कहते हैं? बुग्याल्स कहते हैं। सो इन द समर टाइम दे विल गो टू बुग्याल्स, इन द विंटर टाइम दे विल गो बैक टू द ग्राउंड, और ग्राउंड को भाबर के रूप में पहचानते हैं। अब भाबर क्या है? अगर आपको थोड़ी बहुत रिवर सिस्टम के बारे में पता होगा तो इंडिया की जो माउंटेन रिवर्स है वो अलग अलग फेजेस से पास ऑन होती है। भाबर, खादर, तराई, बांगर, आपको ये सब शब्द मिलेंगे साहब। तो आप जब माउंटेन रेंजेस में नीचे आते हो, शिवालिक से नीचे, लोअर हिमालय से नीचे, तो आपको जो इमीडिएट प्लेन्स मिलते हैं वो भाबर के प्लेन्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, भाबर जो प्लेन्स का एक प्रकार है जो शिवालिक माउंटेन्स के नीचे निकलते हैं। कहां से निकलते हैं दोस्तों? शिवालिक माउंटेन्स के नीचे दिखेंगे साहब। ठीक है, ये लोग बेसिकली विंटर्स में नीचे आ जाएंगे साहब। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर भाबर क्या है उसमें बारे में लिखा गया है कि इट इज अ ड्राई फॉरेस्ट एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ द गढ़वाल एंड कुमाऊं। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच वाला जो नीचे वाला रीजन है वहां पे आपको मिलेगा। बुग्याल बेसिकली पहाड़ी विस्तार के अंदर जो समर एरियाज होते हैं उसको बुग्याल कहते हैं। अभी मैंने बुग्याल का फोटोग्राफ भी दिखाया, ये रहा आपका बुग्याल साहब, कीवर्ड्स के रूप में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है साहब। ठीक है, तो इनकी सिचुएशन के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि माउंटेन एरियाज के अंदर रहने वाले जो पेस्टोरिस्ट लोग हैं, ये पेस्टोरल लोग अपना जीवन कैसे चलते रहते हैं साहब। अब सवाल ये आता है कि ये गुज्जर्स कहाँ से आए और कहाँ पे जा रहे हैं साहब। ठीक है, ये गुज्जर्स कहाँ से आए और गुज्जर्स कहाँ से जा रहे हैं। तो आपके जो उत्तराखंड के अंदर जो गुज्जर्स मिलते हैं ये ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे? ये ओरिजिनली जम्मू कश्मीर से ही थे साहब। ठीक है, पर जम्मू कश्मीर के अंदर जब इनको ग्रीन पैस्चर्स की कमी हो गई, वहां पे एनिमल्स बढ़ गए, वहां इनकी फैमिली एक्सपांशन हुआ, तो कुछ कुछ गुज्जर्स जो है वो आपको कहाँ माइग्रेट हो गए? उत्तराखंड के अंदर साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर्स है वही आपको उत्तराखंड के अंदर मिलते हैं, ओरिजिनली वहां से बिलोंग करेंगे। ये भी 19th सेंचुरी, मतलब आप पकड़ के चलिए कि 1900 ऑनवर्ड से हमको मिलना है कि ये लोग बेसिकली धीरे 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 माइग्रेट करेंगे इन दिस रीजन। अब आप समझने की कोशिश करिए कि आपको 3-4 कम्युनिटीज के बारे में बताया। एक तो गुज्जर्स, गुज्जर्स के बाद गड्डीस, इसके सिवा आपको और भी पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा गया है? तो एनसीईआरटी बताती है कि दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट, इस प्रकार का जो मूवमेंट है बिटवीन द समर एंड द विंटर, दिस इज फॉलोड बाय मेनी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज इन हिमालयाज। हिमालय के अंदर और भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है जो इस प्रकार की मूवमेंट करती है। कौन कौन है? याद रखेगा, द भोटियास, शेरपास एंड द किन्नौरीज। याद रखेगा, आपको मैंने माउंटेन्स के अंदर रहने वाली पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में बताया, और माउंटेन्स के अंदर पेस्टोरल कम्युनिटी जो है, ये पेस्टोरल कम्युनिटी कहाँ कहाँ मिलती है साहब? तो एक तो गुज्जर्स, गुज्जर्स के बाद दूसरे कौन से? गड्डीस, गड्डीस के बाद आपको तीसरे कौन से बताए साहब? आपको शेरपास, शेरपास के साथ साथ मैंने आपको बताया किन्नौरीस। कौन से? किन्नौरीस। और पांचवे कौन से? भोटिया। ये सब के सब का नाम पता होना चाहिए, इनकी वे ऑफ लाइफ पता होनी चाहिए, और इनके बारे में अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, अगर आपको मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आया, अगर आपको मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आया, अगर आपको इसके अंदर से ट्रू एंड फॉल्स का स्टेटमेंट आया, जो करेक्ट इनकरेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसको कहते हैं एनसीईआरटी का एनालिसिस माय फ्रेंड। आपको लगता होगा कि प्रतीक नायक एनसीईआरटी को क्यों इतना तोड़ ताड़ के पढ़ा रहा है। प्रतीक नायक आपको एनसीईआरटी को तोड़ ताड़ के पढ़ा रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन यही है कि एनसीईआरटी के अंदर से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। There should not be a single question that should be left over। और इसके लिए मैं आपको पहले भी कहा था, मैं आपको अभी भी कहूंगा कि आप जब तैयारी करोगे तो कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करना है आपको, और एनसीईआरटी को तो बहुत एनालिटिकल करना है। आप मेरे कोर्सेज के अंदर आइए, 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जो भी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी इनफैक्ट मैं कहूँगा कि फ़ायदा होगा। और अगर आप अगले साल 2021, 22, 23 में दे रहे हो तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़िएगा साहब। इन सब लोगों को बेसिकली कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ा था समर टू विंटर के अंदर, और इनकी वे ऑफ लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। जब एक जगह के ऊपर घास खत्म हो जाए पहाड़ी विस्तार के अंदर,
तो ये लोग फिर उसके बाद नए विस्तार के अंदर चले जाएंगे अपनी गाय बकरियां भेड़ को लेके। इस प्रकार की लाइफस्टाइल आपके पेस्टोरलिस्ट लोगों की आपको देखने को मिलेगी। ये पेस्टोरलिस्ट लोग ध्यान रखते थे कि कोई एक विस्तार के अंदर जब घास खत्म होने आ रहा है तो उसको फिर से रीग्रो किया जाता है, और ये लोग फिर 2-3 साल तक वो विस्तार के अंदर अपनी गाय बकरियां लेके नहीं जाएंगे। दे विल मेक श्योर कि पेस्टर्स को फिर से रिकवर किया जाए, जितने भी ग्रीन एरियाज है वहां पे फिर से ग्रोथ हो, और इसके कारण उनका ओवर यूज भी नहीं होता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया की जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, ये लोग बेसिकली बहुत ही सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ जीते थे। इनको पता था कि इनको जो जंगल का जो विस्तार है वहां से जो घास फूस मिल रही है उसका ओवर यूज नहीं करना है, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, उसका शोषण नहीं करना है। अगर कोई भी चीज का अगर आप ओवर यूज करोगे तो इवेंचुअली दिस विल बी डेट्रीमेंटल टू देयर ओन इंटरेस्ट। उनके खुद के लिए ही खतरा है, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा, घास खत्म हो जाएगा तो गाय बकरियां भेड़ खाएंगे क्या साहब, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने ध्यान रखा है कि वो चीज ना हो, और इस तरह से इन्होंने अपना जीवन जिया। ये चैप्टर का सबसे पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर जो दूसरे पेस्टोरल कम्युनिटीज है वो कहां कहां पे रहती है। अब आप समझने की कोशिश करिए, ऑल ओवर द कंट्री वी विल फाइंड द पेस्टोरल कम्युनिटीज। अभी मैंने आपको माउंटेन्स की बताई साहब, ठीक है, अभी मैंने आपको माउंटेन्स के अंदर रहने वाली पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में बताया। इसके सिवाय आपको यहाँ डेजर्ट के अंदर भी मिल जाएंगे, गुजरात राजस्थान के डेजर्ट के अंदर मिलेंगे, आपको बेसिकली प्लेन्स वाले प्लेटू के अंदर मिल जाएंगे, यहाँ डेक्कन प्लेटू के अंदर मिलेंगे, यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर मिल जाएंगे साहब। प्लेन्स के अंदर गंगा यमुना वाले रीजन के अंदर भी सब जगह के ऊपर आपको पेस्टोरल्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पेस्टोरल कम्युनिटी खाली पहाड़ी विस्तार के अंदर ही थी। पहला जो चैप्टर है, ये चैप्टर का अंदर आपको देखना है कि पेस्टोरल्स की वे ऑफ लाइफ क्या है। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ही है। द होल चैप्टर इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पेस्टोरलिस्ट। और उसके बाद जब ब्रिटिश आए, व्हेन द ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया, ब्रिटिशर्स के कारण इनकी पेस्टोरल लाइफ के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ा, ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये चैप्टर में अभी तो हमने पेस्टोरलिस्ट की शुरुआत की है, खाली माउंटेन्स में रहने वाले पेस्टोरलिस्ट को बताया है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैपिंग के द्वारा will be able to understand कि how different pastoralists lived in different parts of the country। अगर आप देख रहे हो एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत ही बढ़िया सा मैप दिया हुआ है, और ये मैप के अंदर गुर्जर्स के बारे में, गड्डीज के बारे में, भोटिया गुर्जर्स के बारे में, उसके साथ साथ राइका, मालधारी, बंजारा, ढांगर्स, कुरमास, कुरबास, गोलास, मोनपा के बारे में भी लिखा गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हम इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो मैं आपको ये मैपिंग करवाऊंगा और पेस्टोरल कम्युनिटी कहाँ कहाँ लोकेटेड है उसके बारे में बताऊंगा। मैपिंग करवाने का इंटेंशन यही है कि मैच द फॉलोइंग जब आएगा तो इसके बाहर से नहीं आएगा साहब, ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं क्लास को। मेरे 2 क्लासेस आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास 9 बजे का है आपको, ठीक है ना, तो इसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो या बाद में भी देख सकते हो, इट्स अप टू यू साहब, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री 2020 मेंस के लिए कैसे टैकल करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू डील विद द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके सिवाय आज 5 बजे 5 o'clock टुडे ओनली मेरा इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर क्लास है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इनफैक्ट इंडिया कैसे सोशलिज्म की तरफ चला गया, नेहरूवियन सोशलिज्म कैसे चलता है, भारत में इकोनॉमिक चैलेंजेस कैसे फेस ऑन किए हैं, और लेट ऑन लैंड रिफॉर्म्स, भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट, इन सब के ऊपर भी मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। इट विल बी अ लॉन्ग क्लास माय फ्रेंड, और बट 2 घंटे का हम लोग क्लास लेने वाले हैं, और फिर इसके ऊपर मैं और भी स्पेशल क्लास लूंगा। आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ये फ्री क्लासेस के अंदर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको अभी भी कहता हूँ बहुत मजा आएगी। यू प्लीज एंटर, यू एटलीस्ट आप एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए, ये फ्री है, स्पेशल क्लास। मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाइएगा, अनअकैडमी के ऊपर आपको ये मेरी प्रोफाइल मिलेगी @नायक प्रतीक, ठीक है। आप खाली सर्च करिएगा वहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और फिर आपको मेरे स्पेशल क्लास के ऊपर क्लिक करना है। 5 बजे का आज का है साहब, कभी भी देखो, लाइव देखोगे तो बहुत मजा आएगी, रिकॉर्डेड देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अभी भी मैं इंसिस्ट करूंगा आपको कि आप जुड़िए, आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी की मैं गारंटी देता हूं साहब, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट के अंदर, हाँ, मेरे सब्जेक्ट के अंदर आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि प्रतीक नायक ने नहीं पढ़ा है। यहाँ एनसीईआरटी इतना कॉम्प्रिहेंसिव करा रहा हूं, वहां देखिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव कराऊंगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री 85 आवर्स,
एंशिएंट इंडिया 50 आवर्स, मिडिवल इंडिया अराउंड 40 आवर्स, आर्ट एंड कल्चर 50 आवर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अराउंड 40 आवर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री 35-40 आवर्स। यू कैन इमेजिन कितना कॉम्प्रिहेंसिव करा है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव करा है, पूरा का पूरा हिस्ट्री को कवर, एंड टू एंड कवर, एक क्वेश्चन भी ना छूटे आपका। हार्डली एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कॉर्नर से निकल गया। आपके अंदर इतना एनालिटिकल थॉट में डाल दूंगा, आप सोचते 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 ऑटोमेटिकली आगे चलोगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगी। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर 31st of October, आई वुड से, बिकॉज द फीस आर इंक्रीजिंग। ऑप्शनल और जीएस का फिर अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आज सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऑप्शनल जीएस दोनों का इंक्लूसिव हो जाएगा। PN Live इज माई रेफरल कोड, यूज दिस रेफरल कोड, डिस्काउंट कोड 10% डिस्काउंट मिलेगा। अपने दोस्तों को बोलिए, अपने रिलेटिव्स को बोलिए, जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब के सब PN Live कोड को यूज करें हमारे साथ। मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ आज के सेशन को। आपको 5 बजे इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के रिफॉर्म्स के ऊपर आपको क्लासेस के अंदर लाइव में मिलूंगा। ये रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लैंड रिफॉर्म्स के इश्यूज को, और साथों साथ मेरे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का कोर्स अगर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव देखना है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, आज ही हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूँ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।